आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो क्लास 12 का फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर है, और क्लास 12 का ये फर्स्ट चैप्टर है। पढ़ने का तरीका क्या होगा? एनसीईआरटी टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के कंटेंट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंटेंट मेरा क्या होगा? मेन कंटेंट होगा कंसंट्रेशन टर्म, यानी W/W, V/V, W/V, ppm, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, और थोड़ा सा नॉर्मलिटी के बारे में भी देखेंगे। तो लर्निंग आउटकम क्या होगा? आज के लेक्चर से हम क्या सीखेंगे? आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 9, 26, 28, 29, 30 आसानी से सॉल्व होगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 5 और एग्जाम्पल 1 to 3 सॉल्व होगा। और यहां पे हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन, आपके घर पे गेस्ट आया, क्या हम लोग देते हैं? कोल्ड ड्रिंक ले आए, कॉफ़ी दिए, टी दिए, चाय दिए, ये सब सॉल्यूशन तो ही है। सॉल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है अपने लाइफ में। विदाउट सॉल्यूशन हम बोल नहीं सकते हैं कि अपना लाइफ एग्जिस्ट ही कर सकता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, हम लोग प्योर वाटर तो नहीं पी रहे ना, उसमें मिनरल्स वगैरह मिला हुआ है, तो भी क्या एक सॉल्यूशन है। शरबत बना के पी रहे हैं, वो भी मेरा क्या एक सॉल्यूशन ही है। तो क्या होता है सॉल्यूशन, उसे हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। यानी सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें टू और मोर देन टू कंपोनेंट मिला होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, आपका टूथपेस्ट भी क्या एक सॉल्यूशन ही है। सॉल्ट वाटर, आप वाटर लिए, उसमें सॉल्ट को ऐड कीजिए, सॉल्ट वाटर बना, ये भी क्या एक सॉल्यूशन है। शुगर वाटर, ये भी क्या सॉल्यूशन है। स्वीट या फिर कॉफ़ी, ये भी मेरा क्या है एक सॉल्यूशन ही है। लेकिन अब बात आता है कि डिफिनेशन में क्या है? सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस का मीनिंग क्या होता है? तो समझिए हम लोग किसे होमोजेनियस बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन या फिर थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी होमोजेनियस कहने का मतलब है जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं पूरा सॉल्यूशन में कंप्लीट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे मिला कहीं पे नहीं मिला, नहीं। होमोजेनियस का मतलब क्या है? पूरा सॉल्यूशन में मेरा जो सॉल्यूट है वो कंप्लीट मिल जाएगा। अब एग्जांपल देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। कॉफी, क्या कॉफी एक चीज से मिलकर बनता है? नहीं, बहुत सारी चीज से। लेकिन क्या उसको हम अलग कर सकते हैं आसानी से? नहीं। तो ये क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। वाइन, एयर, एयर भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। ब्रास, पीतल जो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ब्लड, हम लोग का ब्लड भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। उसी टाइप से विनेगर, नेचुरल गैस, स्टील, ये सब क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर से मिलके बनता है। अब बात आता है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जो साफ आप देख के अलग कर सकते हैं कि ये अलग है, तो क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे चॉकलेट, पिज्जा, सोडा विथ आइस, सोडा उसमें क्या मिला? आइस मिला हुआ है ना। सैलेड, जो आप खाने के साथ खाते हैं सैलेड, ये क्या है? बर्गर, ये सब क्या है? हेटेरोजेनियस है। लेकिन सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो अब समझ पा रहे हैं क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। टू और मोर देन टू कंपोनेंट एक सॉल्यूशन है। मान लीजिए आप शरबत बना रहे हैं, वाटर लिए, शुगर को ऐड किए, अब थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए नींबू भी ऐड कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि हम दो ही कंपोनेंट लेते हैं, मोर देन टू कंपोनेंट भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या क्या कंपोनेंट होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है तो हम लोग उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को भी पढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहे समझिए, आपको शरबत बनाना है, आप वाटर लिए, उसमें शुगर को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, एक वाटर एक शुगर, दो कंपोनेंट हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब शुगर ऐड करने के साथ साथ थोड़ा नींबू भी ऐड कर दिए, लेमन ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पे देखिए, वाटर के साथ साथ शुगर भी है, नींबू भी है, लेमन है ना, तो थ्री कंपोनेंट होता है। इसे बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, है ना। अब टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिए, तो इसे बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। यानी एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा।
तो चलिए अब थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं, किसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और किसे सॉल्वेंट बोलते हैं। आप क्या पढ़े हैं अब तक कि सॉल्यूट हम किसे बोलेंगे, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लार्ज अमाउंट में यानी मेजर अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन याद रखिए ये कंसेप्ट आपको गलत कर सकता है। क्यों, थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, तो ये जैसे वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, मिलके मेरा क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। मान लीजिए ये सॉल्यूशन तैयार किया गया है ना, ये क्या तैयार किया गया, एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज कितना है, 360 ग्राम, वाटर कितना है, 90 ग्राम। तो आप क्या पढ़ें, जो लेस अमाउंट में सॉल्यूट, जो मेजर अमाउंट में यानी लार्ज अमाउंट में क्या, सॉल्वेंट। तो आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा होगा कि ग्लूकोज तो 360 ग्राम है, वाटर 90 ग्राम है, तो ग्लूकोज मेरा क्या होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और वाटर मेरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ना अमाउंट पे बात नहीं होता है, यहाँ पे मोल्स पे बात होता है। आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, मोलारिटी मोल्स पे बात होगा, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन, सब किस पे बात हो रहा है, मोल्स पे बात हो रहा है। यानी केमिस्ट्री में अमाउंट पे बात नहीं होता है, मोल्स पे बात होता है। तो आप अगर अमाउंट पे देखिएगा तो आप मिस कर जाइएगा। तो आप यहाँ पे किस पे आप ध्यान दीजिएगा, मोल्स पे। तो चलिए मोल्स निकाल के देखते हैं। ग्लूकोज का मास कितना है, 360 ग्राम। जब मास दिया रहता है तो हम लोग मोल्स कैसे निकालते हैं, याद कीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ग्लूकोज का यहाँ पे अगर हम मास देखें तो क्या है, 360 ग्राम है, हम ग्लूकोज का निकाल रहे हैं। गिवन मास कितना है, 360 ग्राम। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होता है, 180 ग्राम। कितना होता है, 180। अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो कितने आया, 2 मोल्स आया। कितना आया, 2 मोल्स। अब वाटर को देख लें, चलिए, गिवन मास कितना है, 90 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम। तो 18 से हम डिवाइड कर दिए, ये कितने आया, 5 मोल आया। क्या आया, 5 मोल। तो यहां पे हम सॉल्यूट उसे बोलेंगे जिसका मोल ज्यादा होगा, ना कि अमाउंट ज्यादा होगा। तो देखिए 90 ग्राम तो वाटर है, लेकिन मोल कितना है, 5 मोल है। ग्लूकोज 360 ग्राम है, लेकिन मोल कितना है, 2 मोल है। तो कम ना हुआ। तो जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा मेरा सॉल्वेंट होगा। तो अब यहां पे मेरा सॉल्वेंट कौन हो गया, H2O, वाटर होगा। और सॉल्यूट कौन हुआ, यहां पे ग्लूकोज हुआ। कौन हुआ, ग्लूकोज। तो एक कंसेप्ट आप यहां से दिमाग में बैठा लीजिए, क्या, कि हम सॉल्यूट किसे बोलेंगे, सॉल्यूट हम बोलेंगे जो लेस नंबर ऑफ मोल होगा, सॉल्वेंट हम किसे बोलेंगे, जो लार्ज नंबर ऑफ मोल होगा, यानी मेजर नंबर ऑफ मोल होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप याद रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हम समझ सकते हैं, क्या, कि अगर सॉल्यूट भी 1 मोल है और सॉल्वेंट भी 1 मोल है, तब क्या करेंगे। तो अब उस केस में हम देखेंगे किसका फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंटेन कर रहा है। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, समझिए। वाटर लिक्विड स्टेट में है ना, शुगर सॉलिड स्टेट में है। जब हम शुगर को वाटर में ऐड कर रहे हैं तो अब पूरा जो सॉल्यूशन मिला मेरा, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड। वाटर पहले भी लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड है। लेकिन शुगर पहले सॉलिड था, क्या आप दिख रहा है सॉलिड सॉल्यूशन में, नहीं ना दिख रहा है। तो यानी शुगर अपना सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी फिजिकल स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाया। और वाटर पहले भी लिक्विड था, सॉल्यूशन भी लिक्विड है। दैट मीन्स जो अपना फिजिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। समझ पा रहे हैं। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट कौन होगा, जो अपना फिजिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा। तो थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट में। तो देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, आप पढ़ चुके हैं, मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यानी जो मेजर मोल होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा। सॉल्यूट किसे बोलेंगे, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो लेस मोल में होगा। या फिर अभी बताएं, एक तरीका क्या है, विच मेंटेन इट्स फिजिकल स्टेट इन सॉल्यूशन, है ना, जो अपना फिजिकल स्टेट को मेंटेन कर रहा। वाटर लिक्विड में था, सॉल्यूशन में भी लिक्विड है। शुगर सॉलिड में था, लेकिन उसमें जब हम सॉल्यूशन बनाए तो शुगर पानी में मिल गया, यानी अपना फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉलिड स्टेट था वो क्या हो गया, खो गया। दैट मीन्स विच डज नॉट मेंटेन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। वाटर पहले भी दिख रहा था, अब भी दिख रहा है, यानी फिजिकल कंपोनेंट जो होगा मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। शुगर तो दिख रहा था, सॉल्यूशन में क्या शुगर दिख रहा है, नहीं ना। तो जो इनविजिबल कंपोनेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। सॉल्यूशन में जो इनविजिबल कंपोनेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे।
तो इतना कंसेप्ट काफ़ी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझने के लिए, है ना। अब ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं तो वाटर एक यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ना, तो जब देखिएगा नंबर ऑफ मोल वगैरह अगर इक्वल आ जा रहा है तो वहां पे वाटर को क्या मान लीजिए, सॉल्वेंट मान लीजिएगा। तो ये थोड़ा कंसेप्ट था किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है और गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, देखिए लिक्विड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, जब मेरा सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, है ना, और सॉल्यूट चेंज करेगा। सॉलिड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, जब मेरा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, और गैसियस सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, जब मेरा सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। तो इस टाइप से टोटल 9 टाइप का मेरे पास सॉल्यूशन है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए जब गैस मेरा क्या है, सॉल्यूट मेरा क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है ना, तो यहां पे गैस को किस में डिजोल्व किया जा रहा है, लिक्विड में, तो ये क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तो गैस किस में है, लिक्विड में, तो एग्जांपल क्या होगा, ऑक्सीजन डिजोल्व इन H2O, है ना, ऑक्सीजन तो डिजोल्व होता है ना वाटर में। अब पूरा एक्वाटिक लाइफ इस पे डिपेंड कर रहा है। अब जो पानी में फिश रह रहा है, जो और जीव जंतु जो पानी में रह रहे हैं, वो जिंदा कैसे है, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पे ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। तो गैस इन लिक्विड भी क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। आइए लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड यानी लिक्विड लिक्विड में डिजोल्व है, तो यहां पे इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर एग्जांपल हो गया। सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व है, हम लोग जो शरबत बनाते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है ना, तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, तो ये क्या था, लिक्विड सॉल्यूशन था। तो यहां पे अभी आप समझिए हम क्या बोले कि इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। और यहां सॉल्यूशन हम देख रहे हैं 3 टाइप्स का है, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे इस चैप्टर में जो हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन, यानी पूरा चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। जब गैस लिक्विड में डिजोल्व होगा तो यहां पे आएगा हेनरीज लॉ, और जब लिक्विड लिक्विड में डिजोल्व आएगा तो आएगा रॉल्स लॉ, और जब सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व होगा तब आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसी में चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। यानी मेनली इस चैप्टर में डिस्कस हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, और उनमें से जो 9 टाइप का सॉल्यूशन है या 3 टाइप इनमें बोले लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, तो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। जब गैस सॉलिड में डिजोल्व होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। आइए गैस डिजोल्व इन सॉलिड, एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ H2 इन प्लेटिनियम। यानी यहां पे क्या होता है, जब हम लोग यूज करते हैं H2 गैस को प्लेटिनियम के ऊपर क्या होता है, आके जम जाता, बैठ जाता है, तो ये मेरा क्या हुआ, गैस इन सॉलिड हुआ। आइए लिक्विड इन सॉलिड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्या, लिक्विड इन सॉलिड, एग्जांपल क्या है, अमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम। यहां पे समझिए क्या होता है, अमलगम हम जानते हैं क्या है, मेटल लिक्विड स्टेट में है। जब उसमें हम सोडियम, जब उसको सोडियम के साथ मिलाएंगे तो उसके अंदर पूरा मिल जाएगा, और ये एग्जांपल क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन का है। ये आपके नीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है, अमलगम विथ सोडियम। अमलगम किसे बोलते हैं, एक ऐसा आप एलॉय ले लीजिए जिसमें एक आपका मर्क्यूरी Hg होगा ही होगा, दूसरा कोई भी मेटल होगा, मेटल नॉन मेटल डजन मेटल एक, लेकिन आपका Hg रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड क्या है, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। जितने हमारे घर में अम्मी लोग, सिस्टर लोग जो भी यूज करती है गोल्ड, वो तो गोल्ड एक्चुअल में कितने होता है, 24 कैरेट का, लेकिन जो ज्वेलरी बनाया जाता है 22 कैरेट का बनाया जाता है, उसमें कॉपर मिक्स किया जाता है ताकि उसको थोड़ा हार्ड बनाया जा सके। तो किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड। आइए गैस इन गैस, मिक्सर ऑफ O2 एंड N2। जैसे एयर में क्या होता है, बहुत सारा है ना गैसेस है, तो ये किसका, गैस इन गैस। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, मिक्सर ऑफ O2 एंड N2। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, N2 का परसेंटेज कितना है, N2 78%, बहुत ज्यादा है ना। तो इस केस में मेरा O2 क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और N2 क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। आइए लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, ये एग्जांपल हो गया। सॉलिड किसमें डिजोल्व है, गैस में, ग्लूकोज डिजोल्व इन किसमें, H2O में। H2O यहां पे गैस ले लीजिए। तो ये कुछ था एग्जाम्पल, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिक्विड इन सॉलिड, क्या, Hg विथ सोडियम। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए
अब इस चैप्टर का मेन थीम पे आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। क्या होता है कंसंट्रेशन? कुछ नहीं है। पापा को मम्मी के डांट का, पापा को कभी सुने मम्मी को डांटते हुए क्या कि कितना नमक डाल दिए सब्जी में, या फिर पापा बड़ी सिस्टर को डांटते हुए सुने होंगे। तब कंसंट्रेशन तो ही है, लेकिन वहाँ पे कंसंट्रेशन ना बोल के बोला जाता है आप सब्जी में सॉल्ट ज़्यादा ऐड कर दिए। तो ज़्यादा ऐड कर दिए यानी पूरा जो मिक्स बन के तैयार हुआ उसमें कंसंट्रेशन क्या सॉल्ट का ज़्यादा हो गया, वही चीज़ तो है। तो कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो एक पर लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो पर केजी में डिजॉल्व होगा, केजी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे, है ना। अब कंसंट्रेशन, अब पापा से क्या सुने मम्मी को डांटते हुए, नमक ज्यादा दिए। कितना ज्यादा दिया ये तो बात नहीं होता ना, नमक ज्यादा था। दैट मीन्स यहां पे जो कंसंट्रेशन का बात हो रहा है ये क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर नमक ज्यादा है वेज में, सब्जी में, तो कितना ज्यादा है। यानी कौन सा कंसंट्रेशन टर्म का हम बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, कंसंट्रेशन टर्म देखिए। कंसंट्रेशन टर्म दो टाइप का होता है, एक जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और एक जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे, जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम, वो हमेशा याद रखिएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो देख लीजिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या है, V बाई भी, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। W बाई भी, मोलारिटी, मोलारिटी फार्मूला अभी हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। नॉर्मलिटी और ppm, ppm पार्ट्स पर मिलियन, अगर V बाई भी और W बाई भी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि सभी में एक फॉर्मूला में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होता है, W बाई W, है ना। मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और ppm जब W बाई W से रिप्रेजेंट करेगा तो उस वक्त तो क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। अब बात आता है कि दोनों को रिलेट कौन करेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे होता है, इन दोनों को रिलेट कौन करता है, डेंसिटी करता है। कौन करता है, डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। आप क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, मोलारिटी दिया है, मोलारिटी पूछ देता है, लेकिन वहां पे डेंसिटी आपको दिया होगा, या फिर मोलारिटी दिया, मोलारिटी पूछ देगा तो डेंसिटी दिया होगा। तो इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कौन करेगा, डेंसिटी करेगा। कौन करेगा, डेंसिटी। हाँ, यहीं पे इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आप क्लास 11 का एग्जाम्पल में देखिए, क्वेश्चन है मोलारिटी दिया और मोलारिटी पूछा, वहां आपको वो डेंसिटी दिया है। यहाँ पे अभी हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। आइए, फर्स्ट क्या है, मास परसेंटेज। क्या है, मास परसेंटेज। क्या होता है मास परसेंटेज, समझिए। सबसे पहले तो आप परसेंटेज समझिए क्या होता है। आप क्लास 10 पढ़ के आए हुए हैं, आपका 90% आया, कितना आया, 90%। कैसे निकालें, आप जो मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं बाय टोटल मार्क्स इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है यहाँ पे क्या देखिए, W बाई W। क्या है, W बाई W परसेंटेज। तो देखिए, अगर हमको सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो हम क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन नीचे क्या होगा, आप 90% मार्क्स लाए थे तो नीचे हम क्या लिखे थे, टोटल मार्क्स, तो यहां पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा इसे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से हम लोग W बाई W निकालते हैं, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये डिट्टो आपका एनसीईआरटी से लिखा हुआ है। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अगर हमको मास परसेंटेज सॉल्वेंट के निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर में क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे तो टोटल होगा ही सॉल्यूशन ना, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब यहां पे ध्यान दीजिए कंसेप्ट क्या, अगर आपको लिखा हुआ मिलता है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इसका मीनिंग क्या है ये समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारा आ जाएगा।
क्या लिखा हुआ? 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय सॉल्यूशन। तो 10% ग्लूकोज है वाटर में बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्योंकि टोटल हमको क्या लाना है? सॉल्यूशन टोटल 100 ग्राम होना चाहिए। तो ये 10 ग्राम मेरा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है तो वाटर मेरा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट होगा। तो 90 ग्राम वाटर लिखे या 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये मीनिंग हुआ 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास का। अगर ये समझ में आ गया तो सारा इजी लगेगा आपको, एक ही जैसा है। आइए, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, है ना? जस्ट लाइक V बाई V अगर हमको निकालना है, ध्यान दीजिए, देखिए वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है। क्या निकालना है? सॉल्यूट। तो सिंपल हम क्या रखेंगे, क्योंकि V बाई V है ना, तो किस में बात होगा? वॉल्यूम में बात होगा। किस में बात होगा? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बाय क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। क्योंकि V बाई V था तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। सॉल्यूट का निकालें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं? अब आइए, जो आप पिछले बार पढ़े हैं जस्ट अभी, उसी का मीनिंग यहां पे आप समझिए। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मीनिंग क्या? आप खुद से सोचिए, क्या बोल रहा है? 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। क्या? अब यहां पे वॉल्यूम, यहां पे होना चाहिए बाय वॉल्यूम, समझने के लिए बाय वॉल्यूम। यानी आपको क्या दिया हुआ है? 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 10 ml इथेनॉल डिजॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, या फिर बोल सकते हैं 10 ml क्या? इथेनॉल डिजॉल्व इन 90 ml वाटर। अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है नहीं मालूम है तो याद रखिए वहां पे आप वाटर आसानी से ले सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। अगर नहीं दिया है तो सॉल्वेंट क्या लेंगे? वाटर लेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 ml of ethanol is dissolved in total volume of the solution in 100 ml, है ना? चलिए अब यहां पे समझिए, एक यहां पे एनसीईआरटी से इसे हम यहां पे लिए हैं। देखिए क्या है, 35% V बाई V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। कितना परसेंट? 35%। क्या? V बाई V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एंटीफ्रीज। ये एंटीफ्रीज के जैसा काम करेगा जो हम लोग यूज करते हैं कूलिंग इन कार इंजन। गर्मी के दिनों में देखते होंगे कार का इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, या बस वगैरह जो पुराना बस होता है देखते हीट हो जाता है, वहाँ पे पानी डाला जाता है। तो कार के इंजन को ठंडा रखने के लिए 35% V बाई V सॉल्यूशन किसका यूज किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। तो ये था आपका क्या? V बाई V। आइए, मास बाय मास परसेंटेज, है ना? मास बाय वॉल्यूम, सॉरी क्या? मास बाय वॉल्यूम। तो सिंपल सा फंडा यहां पे अगर हमको निकालना, ध्यान दीजिए, निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, या फिर इसे हम स्टेप से लिखते हैं। दिया हुआ है 20% W बाई V। इसका मीनिंग क्या होगा कि अब यहां पे देखिए W लिखा है यानी मास में, और नीचे क्या? वॉल्यूम। यानी 20 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बात करेंगे, ऊपर मास है तो मास पे बात करेंगे, है ना? और ये ज्यादा कहां पे यूज होता है? मेडिसिन में यूज होता है ना? हम लोग देखते हैं ना, लिखा रहता है ये कंपोजिशन है वहां पे, और लिखा रहता है 10% W बाई V, यानी 10 जो मेडिसिन है एक्चुअल में कितना है? 10% है, और जो और सारा 90 ml है वो मेरा आप क्या है? वाटर है, लिक्विड है, या अदर सॉल्यूशन। लेकिन एक्चुअल में जो मेडिसिन क्या होता है? 10%। अगर 10% W बाई V लिखा हुआ है तो ये कंपोजिशन ज्यादा कहां पे यूज होता है? मेडिसिन में यूज होता है। आइए अब समझिए, कभी कभी क्या होगा, परसेंटेज तो दे देगा लेकिन क्या दिया है? W बाई W, W बाई V, V बाई V, ये नहीं मालूम होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखेगा। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन,
अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हमको लेना है परसेंटेज W/W कब, जब मोलालिटी बोलेगा, और अदर केस में किसी में भी हम लोग क्या लेंगे, W/V लेंगे इन अदर केस। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा कब, जब W/V है या V/B है, W/W नहीं दिया रहेगा तो तब आप इसे यूज कर सकते हैं। मोलालिटी निकालने के लिए बोलेगा W/W लेंगे, अदर हर एक केस में क्या लेंगे, W/V लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है आपका क्वेश्चन। 30 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर, फाइंड परसेंटेज W/V, है ना। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.2 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले गिवन डेटा पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, 30 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर, यानी ग्लूकोज मेरा क्या है, सॉल्यूट है, वाटर मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, डिजोल्व किया गया है। हम लोग को निकालना W/V, जबकि डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का कितना, 1.2 ग्राम। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए, निकालना क्या है, W/V। इसका मतलब W यानी मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होना चाहिए, V है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम लोग को क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। तो चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। 30 ग्राम ग्लूकोज है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना हो गया, 30 ग्राम हो गया, कितना, 30 ग्राम। 90 ग्राम में डिजोल्व कर रहा है, 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर रहा है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 90 ग्राम। कितना हो गया, 90 ग्राम। एक सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 120 ग्राम। ये क्या निकला, मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेंसिटी दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम वॉल्यूम निकाल लें, क्या निकाल लें, वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम अगर हम सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं तो मास भी सॉल्यूशन का रखेंगे, डेंसिटी भी किसका रखेंगे, सॉल्यूशन का रखेंगे। तो मास यहां पे हम निकाल चुके हैं, कितना है, 120, डेंसिटी कितना है, 1.2। इस पॉइंट को अगर हम हटा दें, देखिए इस पॉइंट को अगर हटा दें तो यहां पे क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब 12 से ये 12 कट गया, है ना। तो वॉल्यूम कितना आया, 100 ml आया। कितना आया, 100 ml। अब आइए W/V निकाल देते हैं। क्या होता है W/V, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना निकला, 100 निकला। परसेंटेज निकालना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, ये कट गया तो दैट मीन्स कितना निकला, 30%। कितना निकला, 30% निकला। तो इस टाइप से आप इजी से क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए नेक्स्ट, पार्ट्स पर मिलियन। ये नाम थोड़ा अजीब है लेकिन कुछ नहीं है। आप परसेंटेज 100 में निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन मिलियन में निकालेंगे, यानी 10⁶ में निकालेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले उसे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन ppm, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा लिखा हुआ है, 6 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, ppm ऑफ द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट का मास 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, ppm कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ppm कहलाएगा। ये यूज कहां पे होता है, इस बात को आप समझिए। अभी हम क्या बोले, मास ऑफ सॉल्यूट किस में डिजोल्व है, 10⁶ ग्राम यानी मिलियन ग्राम में। इससे क्या पता चल रहा है कि सॉल्यूट बहुत कम है, यानी ppm वहां पे यूज करते हैं जहां पे सॉल्यूट बहुत ही कम होता है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो ऐसा कहां पे होता है, एयर पॉल्यूशन में। एयर का कितना पॉल्यूटेड है इसको फाइंड करने में किया जाता है। अभी देखिए चारों तरफ आप देखिए, क्या आपको एयर में डस्ट दिख रहा है, नहीं, लेकिन पॉल्यूटेड तो है ना। इससे क्या पता चला कि परसेंटेज एयर पॉल्यूशन तो है लेकिन बहुत ही कम है, बहुत ही डाइल्यूट है। तो इसलिए यहां पे अब हम लोग इसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, ppm में। तो कहां कहां पे यूज किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेड गैस इन एयर, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन टूथपेस्ट। इसे समझते हैं। देखिए हम लोग जो वाटर लेते हैं ना, उसमें फ्लोराइड आयन कितने ppm का होता है, 1 ppm। कितने का होता है, 1 ppm। इससे क्या पता चला कि 1 ग्राम फ्लोराइड प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम वाटर में।
लेकिन यही फ्लोराइड अगर 1 ppm से बढ़ के, क्या बोल रहे हैं, F माइनस आयन कितने परसेंट होता है वाटर में, 1 ppm, तो ये क्या करेगा, टूथ डीके से बचाएगा, यानी टूथ को, मेरा दांत को अच्छे से सेफ रखेगा। लेकिन यही जब फ्लोराइड आयन बढ़ जाएगा 1.5 ppm बन जाए, 1.5 ppm, तो यही फ्लोराइड आयन अब टूथ डीके स्टार्ट कर देगा, यानी दांत को नुकसान करेगा। तो देख रहे कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सब। थोड़ा सा तो ही बढ़ा, 0.5 ग्राम बढ़ा 10 to the power 6 ग्राम वाटर में, है ना, लेकिन ये थोड़ा नहीं है, ये टूथ डीके में यहां पे हेल्प, ये क्या करेगा, टूथ को बचाएगा, दांत को, और ये 1.5 हो गया तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। इसी टाइप से पीपीएम हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर में, है ना, चेक करने के लिए कि ये पानी खारा पानी है या मीठा पानी है, हार्डनेस ऑफ वाटर। जस्ट लाइक एग्जांपल समझिए, अगर हम बोलें 5 ग्राम कैल्शियम, है ना, हार्ड वाटर कैल्शियम प्रेजेंट होता है ना, 5 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम वाटर, प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम वाटर, कितना, 5 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम वाटर। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम के कारण वाटर में हार्डनेस कितना है, 5 ppm है, कितना है, 5 ppm। क्यों, क्योंकि ये 5 ग्राम किस में प्रेजेंट है, 10 to the power 6 में, और जब 10 to the power 6 में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उम्मीद करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे आप परसेंटेज निकालते थे 100 से मल्टीप्लाई करते थे, पार्ट्स पर मिलियन में 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करना है, बस यही डिफरेंस है। और जैसे आप परसेंटेज निकालते सेम उसी टाइप से करते थे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पहले पीपीएम का फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है, नंबर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर्स पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। बस जैसे परसेंटेज निकालते थे, जिसका निकालना है उसके मास को रखेंगे, बाय टोटल मास को रखेंगे, लेकिन परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, 500 ग्राम सैंपल ऑफ टूथपेस्ट कंटेन 0.02 ग्राम फ्लोराइड आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज, आपसे पूछ रहा है कितना कंसंट्रेशन आयन का है। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, 5 ग्राम सैंपल यानी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम, है ना। अब देखिए जो जिस कंपोनेंट का हमको निकालना है वो कितना है, 0.02, तो मास ऑफ फ्लोराइड आयंस कितना दिया हुआ है, 0.002 ग्राम। तो समझिए कहां सॉल्यूशन का मास 500 ग्राम है, उसमें जो फ्लोराइड आयन 0.02 ग्राम है, तो देखिए कितना डाइल्यूट है, बहुत कम है ना। दैट मींस ये पता चल रहा है कि पीपीएम यूज करेंगे, और आपका ऑप्शन में भी क्या है, पीपीएम है। तो चलिए निकालते हैं पीपीएम क्या होता है, जिसका पीपीएम निकालना उसके मास को एबव में रखिए, क्या है 0.02 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 है, कितना है 500 इनटू क्या करेंगे 10 to the power 6, ये हो गया। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। आइए इस पॉइंट को अगर हम हटा दें, 2 बाय 500, नीचे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना, कितना 1000, और ये मेरा क्या है 10 to the power 6। तो ध्यान दीजिए 3, ध्यान दीजिए ये 30 और ये 20, 50 हुआ ना, या 6 है तो ये कट जाएगा, एक 10 तो बचेगा ना। आइए अब यहाँ पे ऊपर मेरे पास क्या आ गया, 2 × 10 20, और नीचे मेरे पास क्या है 5 है। अब डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 4 ppm, कितना है 4 ppm, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। तो इस टाइप से देख रहे कितना इजी से हम लोग पीपीएम भी निकाल सकते हैं। क्या किए, जिसका निकालना था उसका मास बाय टोटल मास, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही तो है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन।
क्या होता है मोल फ्रैक्शन? देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता हो, कैसे निकालते हैं मोल्स? गिवन मास बाय मोलर मास, यानी मास से भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल से भी निकाल सकते हैं। जनरली इस चैप्टर में आपको दिया रहेगा मास से निकालने के लिए। तो मोल निकालने का क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें मोल, क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास, यही तो होता है मोल निकालने का फॉर्मूला। तो अब समझिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल का रेशियो है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है इसका, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। सॉल्यूट को हम बी मान रहे हैं, सॉल्वेंट को ए मान रहे हैं। सिर्फ इस लेक्चर में नहीं, इस पूरे चैप्टर में हम जो मानेंगे, सॉल्यूट को बी मानेंगे और सॉल्वेंट को क्या मानेंगे? ए मानेंगे। मान लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी, मोल्स को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ? एन बी। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ? एन ए हुआ। अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसको काई पढ़ते हैं, लेकिन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या ही होता है। तो चलिए एक्स से बात करते हैं। अगर हम लोगों को यहां पे निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका? ए का। किसका? मोल फ्रैक्शन ए का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल को एबव में रखिए, एन ए, बाय क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही है, तो दो में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, एन बी। तो इस टाइप से मोल फ्रैक्शन आसानी से निकल सकता है। तो ये है क्या? रेशियो ही तो है। अगर हम लोगों को निकालने के लिए बोलेगा मोल फ्रैक्शन बी का निकालिए, किसका? बी का निकालिए, तो क्या करेंगे? बी का बोला है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इस टाइप से आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं, मोल्स अगर आपको आ रहा है तो मोल फ्रैक्शन आसानी से निकल सकता है। अब इसके बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ कुछ बातों पे ध्यान दीजिए। क्या है? सबसे पहली बात, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मोल मोल कट गया, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो पहला कंसेप्ट क्या है? मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, इसको कोई यूनिट नहीं होता है। अब जब भी मोल फ्रैक्शन किसी एक का निकालिएगा, है ना, जब भी मोल फ्रैक्शन किसी एक का निकालिएगा तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में आएगा, यानी 0 से छोटा नहीं आएगा और 1 से बड़ा भी नहीं आएगा, किसी एक का। तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। और टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। यानी हम बोल सकते हैं क्या? एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहां पे दो ही है मोल फ्रैक्शन, ए और बी है। तो टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? 1 होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी बात को यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि क्या है? एक रेशियो है, मोल मोल कट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं होगा, है ना। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। इसी चीज को तो बता रहे हैं कि यहां पे दो एक्स ए एक्स बी, अगर यहां एक्स सी भी रहता है, यहां पे अगर दो कंपोनेंट, समझिए सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है, सॉल्यूट 2 मोर देन 2 हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। तो यहां पे अगर सी भी होता है सॉल्यूट में, तो यहां पे लिखते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1, यानी टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आता है? 1 आता है। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये तो बता चुके हैं, है ना, क्योंकि फॉर्मूला में क्या कहीं पे वॉल्यूम आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है ना। टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा? जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा, ठीक है। चलिए आइए अब इस पे थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है, आसानी से बनता है। आइए, a mixture has 3 mole A, 2 mole B, 5 mole C, mole fraction of A, B and C। यहां पे क्या दिया हुआ ध्यान दीजिए। 3 मोल ऑफ A, तो Na A का मोल कितना है? 3 है। 2 मोल ऑफ B, यानी B का मोल कितना है? 2 है। और C का मोल कितना है? 5 है। और इससे मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया गया। तो चलिए निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। अगर ए का निकालना है, किसका? ए का, तो अभी बताएं जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल फ्रैक्शन को क्या, नंबर ऑफ मोल को एबव में रखिए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है? 3
बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc, तो क्या हुआ है 3 + 2 + 5, टोटल कितना हो गया 10 हो गया। तो ये मेरा कितना आ गया 0.3 आ गया मोल फ्रैक्शन। उसी टाइप से अगर हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन बी का, तो नंबर ऑफ मोल बी का रखेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। बी का कितना है 2 बाय टोटल Na प्लस Nb प्लस Nc, तो 3 + 2 + 5 क्या हुआ 10 हुआ। तो ये कितना आ गया 0.2 आ गया मोल फ्रैक्शन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमको सी का निकालना है। किसका सी का। तो ध्यान दीजिए अभी हम आपको क्या बताएं, मोल फ्रैक्शन टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1 होता है, तो XA प्लस XB प्लस XC 3 ही है, तो टोटल वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 ही होगा ना। XC का क्या होगा, तो 1 माइनस हम बोल सकते हैं ये इधर आएगा क्या होगा XA प्लस XB। तो निकाल के देखते क्या ये फॉर्मूला सही होता है। 1 माइनस XA मेरे पास कितना आया 0.3 है ना, 0.3। XB कितना आया 0.2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आया। कितना आया 0.5, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो चलिए हम जो फॉर्मूला है उससे भी निकाल के देख लेते हैं क्या दोनों टैली करता है, यही चेक करने का मेरा मकसद था। तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना है 5, तो क्या हुआ 5। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है 10, तो ये भी आप देख लीजिए कितना आया 0.5 आया। कितना आया 0.5, तो इससे भी कितना आया 0.5। समझ पा रहे हैं। तो इस स्टेप से मोल फ्रैक्शन आसानी से निकल सकता है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा ABC का 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हुआ। समझ पा रहे हैं। तो हम लोग ने क्या देखा, परसेंटेज देखे, ppm देखे और मोल फ्रैक्शन देखे। दो और इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म आता है, मोलारिटी मोलालिटी। देखिए जब आयुपेक डिसाइड नहीं हुआ था पहले कंसंट्रेशन W/W W/V B/V से निकाला जाता था, लेकिन जब आयुपेक आ गया तब कंसंट्रेशन टर्म हम लोग मोलारिटी मोलालिटी के थ्रू निकालने लगे। तो क्या होता है मोलारिटी, देखिए नाम सुन के बहुत कंफ्यूजन है लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं है। क्या है मोलारिटी, कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे तो मोलारिटी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वही मेरा क्या होगा मोलारिटी होगा। तो देखिए डेफिनेशन को, मोलारिटी क्या होता है, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उसे हम क्या बोलते हैं मोलारिटी बोलते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। किससे, कैपिटल M से। तो चलिए यहां पे देखते हैं। तो मोलारिटी इक्वल टू मेरे पास क्या आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, और सॉल्यूट को क्या B से। किससे, B से। बाय क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो आपके पास एक ये मेरा फॉर्मूला बन के तैयार होगा, सिंपल, ये आप याद रखिए, है ना। क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। कभी कभी जब वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया रहेगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो क्या होगा मोलारिटी, देखिए कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन जब वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया है, किस में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 1000 मेरा कहां ऊपर में चला जाएगा, ये हुआ। तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, है ना, मोलारिटी का। कभी कभी क्या होगा, सॉल्यूट का मास दिया रहेगा तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, तो उससे भी हम बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB बाय मास ऑफ सॉल्यूट यानी MB। ये MB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W बाय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अब फार्मूला दे दीजिए, क्या है 1000, और नीचे मेरे पास क्या है वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किस में है, ml में है। किस में है, ml में। तो ये भी फार्मूला बन के तैयार हुआ। तो इस टाइप से समझ पा रहे हैं, मेन मेरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, इसी से ये डिराइव हो गया, इसी से ये डिराइव हो गया, है ना। अगर हम यूनिट का बात कर लेते हैं, छोड़ा किस पे, मोलारिटी का, क्या यूनिट पे, क्या होता है यूनिट, तो समझिए यहां क्या है मोल, नीचे क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मेजरमेंट किस में, लीटर में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। या कभी कभी कैपिटल M सिर्फ लिखा रहेगा तो आपको समझना होगा ये किसका बात कर रहा है, मोलारिटी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, मोलारिटी का।
इस पे आते इस पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर लिखा हुआ है 3 कैपिटल M HCl, इसका मीनिंग क्या है? तो कैपिटल M यानी मोलरिटी दिया हुआ है, तो 3 कैपिटल M HCl इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा कि 3 मोल ऑफ HCl, 3 मोल ऑफ HCl डिजॉल्व है, किसमें डिजॉल्व है? 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये इसका मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। क्या बोल रहे हैं? 3 कैपिटल M HCl का मीनिंग क्या होगा? 3 मोल ऑफ HCl डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। अगर यहां रहता है 2 कैपिटल M HCl यानी 2 मोल ऑफ HCl डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यही होता है क्या? मोलारिटी। झूठ मूठ के कंफ्यूज है, मोलारिटी नाम सुन के डर लग रहा, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व है उसे हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं। तो कैपिटल M N/V, वॉल्यूम किस होना चाहिए? लीटर में। अगर मिलीलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, क्योंकि नीचे यहाँ पे डिवाइड होता है तो ऊपर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप से ये फार्मूला यूज होता है, क्वेश्चन बनाने में ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर हम लोग। आइए देखिए क्या दिया, द वेट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, क्या है? द वेट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड मेक्स 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज। क्वेश्चन को समझिए, वेट ऑफ H2SO4 बोल रहा है कितना ग्राम H2SO4 चाहिए, क्या करने के लिए? 250 ml यानी वॉल्यूम 250 ml दिया है, हमको मोलारिटी बनाना है सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो अब यहां पे सेमी मोलर समझना होगा। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, हाफ। देखिए इस टाइप का आपको लैंग्वेज मिल सकता है। सेमी यानी 1/2, डेसी बोलेगा तो 1/10, सेंटी बोलेगा तो 1/100, मिली बोलेगा तो 1/1000। यानी मोलारिटी भी आपको दिया हुआ है, सेमी मोलर यानी 1/2 कैपिटल M। तो गिवन डेटा आपके पास क्या क्या है उस बात को थोड़ा समझिए। सॉल्यूट क्या दिया हुआ है? H2SO4। जब सॉल्यूट H2SO4 है तो अब सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लेते हैं। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा समझिए। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे पूरा आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 98 ग्राम आएगा। समझ पा रहे हैं? आइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 250 ml। कितना? 250 ml, 250 ml। मोलारिटी कितना दिया? सेमी मोलर यानी 1/2। आपको डब्ल्यू भी निकालना है। डब्ल्यू भी मेरा क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करते, आसानी से बनाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा चीज नहीं है ना। चलिए क्या होता है मोलारिटी, आइए देखते हैं। मोलारिटी हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? सॉल्यूट। सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला मेन फार्मूला, इसे याद होना चाहिए। अब एन को चेंज कर देंगे और वॉल्यूम को मिलीलीटर में चेंज कर देंगे, तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, कैपिटल M इक्वल टू, ये क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मास दिया है, मास पूछा है ना, तो गिवन मास बाय मोलर मास, यानी चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अब वॉल्यूम को मिलीलीटर में चेंज करना, क्योंकि मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो यहां पे क्या होगा? वॉल्यूम किस में? मिलीलीटर में। और जब मिलीलीटर में तो यहां पे क्या होगा? 1000 होगा। क्या होगा? 1000 होगा। तो ये हो गया फार्मूला। तो लेकिन निकालना क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट WB निकालना है। तो देखिए WB इक्वल टू, डायरेक्ट आ जाते हैं, क्या होगा? WB इक्वल टू, ये इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट MB इंटू वॉल्यूम बाय क्या हो जाएगा? 1000। तो चलिए मोलारिटी कितना दिया? 1/2। मोलिकुलर मास कितना निकला? 98 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 250 ml, 250 ml बाय 1000, है ना। देखिए ये 2 से डिवाइड अगर हम कर दे इसे, ये क्या हो गया? 49। आइए 250 ये कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या आ गया? 49/4। डिवाइड करें 1 2, है ना। 4 1 जा 4 कट जाए, 4 2 जा 8 1 बचा, है ना। तो क्या? 4 2 जा 8, 1 बचा ना, फिर 2 बचा तो 5,
कितना आया 12.25, 12.25, दैट मीन्स मेरा आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इस टाइप से देखिए, अगर आपको गिवन डेटा लिखने आ रहा है तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसे लिख लीजिए, समझ पा रहे हैं? ये अगर आप लिख लिए तो आधा क्वेश्चन यहीं पे आपसे सॉल्व हो जाएगा। पहचानिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये था मेरा क्या, मोलारिटी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मोलारिटी पे, देखिए क्या दिया हुआ है। 18 ग्राम ग्लूकोज, क्या है 18 ग्राम ग्लूकोज जिसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है 80, इज एडेड टू 90 ग्राम वाटर, फाइंड मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी दिया हुआ है कितना 1.08 ग्राम। तो चलिए सबसे पहले गिवन डेटा देखिए क्या दिया हुआ, 18 ग्राम ग्लूकोज यानी मास ऑफ सॉल्यूट बी आपको दिया हुआ है, डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 18 ग्राम। ये आपको क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू बी दिया हुआ है 18 ग्राम, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम, यानी ये क्या दिया है, डब्ल्यू ए दिया हुआ है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 8108 ग्राम। हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, मोलारिटी निकालने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला फिर से आ जाइए, क्या होगा, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, यानी वॉल्यूम चाहिए, लेकिन हम लोग को मिला क्या, सॉल्यूशन का मास मिला है। तो अब रिलेट कौन करेगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम लोग को वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। चलिए मास कितना निकला 108 ग्राम, डेंसिटी कितना है 1.08, कितना है 1.08। इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहां पे क्या होगा 100 हो जाएगा, ये कट गया तो कितना वॉल्यूम आ गया 100 ml, कितना वॉल्यूम आया 100 ml। तो चलिए अब आसानी से मोलारिटी निकाल लेते हैं। तो मोलारिटी m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चलिए चेंज कर देते हैं, मोल्स गिवन मास यानी डब्ल्यू बी बाई मोलर मास यानी क्या एम बी, वॉल्यूम इन लीटर ml कर देते हैं यहां पे, जब ml होगा तो ऊपर क्या होगा 1000। अब चलिए सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 18 ग्राम इंटू 1000 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज कितना है 180, तो आ जाइए 180 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हम लोगों को, वॉल्यूम कितना निकला 100 निकला, कितना निकला 100। तो चलिए अब इसे हम लोग यहाँ डिवाइड कर देते हैं, आ जाइए देखिए 30 है ना, ये कट गया, 18 से 18 कट गया, यानी कितना आया 1। तो मोलारिटी कितना आया आपका 1, यूनिट लिख दीजिए मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इस टाइप से हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं। अब बात आता है मोलारिटी क्या हो गया, जब मोलारिटी हो गया तो मोलारिटी बचा कुछ नहीं है। मोलारिटी क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, मोलारिटी। मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो वही है, लेकिन यहां पर लीटर सॉल्यूशन नहीं होगा, पर केजी सॉल्वेंट होगा, बस यही डिफरेंस है। क्या बोले फिर से ध्यान दीजिए, मोलारिटी क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, वहां पे सॉल्यूशन का बात होगा, लेकिन मोलालिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट या सॉल्वेंट पे बात होगा। और इसे हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख लीजिए डेफिनेशन, मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आइए फॉर्मूला लिख के देखते हैं, m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, नीचे अब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, क्या होगा सॉल्वेंट, लेकिन ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, केजी में। अब दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करके आसानी से चलिए फॉर्मूला बनाते हैं, आइए। तो मोलालिटी स्मॉल m इक्वल टू मास क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो WB, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, तो W है, ग्राम में है तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा 1000। तो ये मेरा फॉर्मूला बन के निकला क्या, मोलालिटी का, किसका, मोलालिटी का हो गया।
समझ पा रहे हैं? तो मेन फॉर्मूला याद रखिए, उससे आसानी से ड्राइव हो जाएगा। यूनिट पे थोड़ा बात कर लेते हैं, चलिए। यूनिट तो क्या है यहां पे देखिए, ऊपर में क्या मोल्स है तो लिख देंगे मोल्स, नीचे क्या सॉल्वेंट इन केजी, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा पर केजी होगा, क्या होगा पर केजी, तो ये मोल पर केजी। या तो फिर कभी कभी सिंपल इसको लिखते स्मॉल एम ओनली, है ना, तो याद रखिएगा कभी कभी स्मॉल एम लिखा रहेगा यानी आपको क्या दिया है, मोलालिटी दिया है, कैपिटल एम लिखा रहेगा तो क्या दिया, मोलारिटी दिया है, क्या दिया है, मोलारिटी, तो ये यूनिट हो गया। अब आइए इसका भी मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लीजिए दिया हुआ है स्मॉल एम, 3 स्मॉल एम, उसी चीज को हम लोग लिखते हैं, यहां पे क्या लिखे देखिए, 3 कैपिटल एम लिखे थे ना समझने के लिए, 3 कैपिटल एम। आइए 3 स्मॉल एम HCl अगर ये दिया हुआ, इसका मीनिंग क्या है अब बताइए। यहां पे 3 स्मॉल एम HCl, तो कुछ नहीं है, यहां पे ध्यान दीजिए, इसका क्या मीनिंग होगा कि 3 मोल HCl, 3 मोल HCl डिजॉल्व है किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में। तो ये मीनिंग भी आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। तो 3 स्मॉल एम HCl यानी 3 मोल ऑफ HCl डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, और 3 कैपिटल एम मतलब 3 मोल ऑफ HCl डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्वेंट। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम का मीनिंग समझना होगा, समझ पा रहे हैं। मोलारिटी को मोलाल बोल देंगे, कभी कभी ये भी वर्ड यूज करेगा, ठीक, क्वेश्चन पे आएंगे तो देखेंगे। तो ये आपका था क्या, मोलालिटी। आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम कहां से लिए हैं आप देखिएगा, ये क्वेश्चन हम क्लास 11th का एग्जांपल से लिए हुए हैं। क्या है, द डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल एम सॉल्यूशन NaCl इज 1.25 ग्राम ml, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अभी आपको हम बताए थे ना कि अगर 3 कैपिटल एम मोलारिटी दिया है तो क्या पूछ दिया, मोलालिटी। जब भी ऐसा केस देगा तो डेंसिटी आपको जरूर देगा, क्योंकि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो डेंसिटी ही रिलेट करेगा। ये क्वेश्चन आपका NCERT क्लास 11th के एग्जाम्पल से लिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले समझिए 3 कैपिटल एम NaCl, इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी बताए थे। 3 कैपिटल एम NaCl का मीनिंग क्या हुआ, 3 मोल ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 1000 ml सॉल्यूशन बोले या 1 लीटर सॉल्यूशन बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 3 कैपिटल एम यानी 3 मोल NaCl दिया है, तो मोल तो पता है। अब यहां से NaCl का क्या हम मोलर मास निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, Mb। Na का कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, ऐड कीजिए 55.5। मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूट का मोलर मास। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा, मोल्स इनटू मोलिकुलर मास। कितने मोल्स है 3, Mb कितना है 58.5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 175.5 ग्राम आएगा। यहां तक ठीक है। आइए अब यहां पे समझिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.25 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है। और 3 कैपिटल एम NaCl का मीनिंग क्या हुआ, 3 मोल NaCl डिजॉल्व इन 1000 ml सॉल्यूशन, यानी यहां वॉल्यूम भी आपको दिया है ना, कितना 1000 ml। तो डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो क्या यहां से हम मास नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1.25, कितना है 1.25, वॉल्यूम कितना है 1000। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर दे अगर 1250, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। है क्या निकालना, क्या मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, यानी हमको WB निकालना है। क्या निकालना है, WB। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 125 माइनस अगर कर दें मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना निकला हुआ है 175.5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये 5.1। ये आपका आ गया क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब निकालना मोलालिटी इजी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। फॉर्मूला अगर ब्रेक करें तो WB बाय MB 1000 बाय WA। स्मॉल m किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलालिटी को। चलिए सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए
लेकिन अभी हम क्या बोले, मोलैलिटी हम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 3 मोल दिया हुआ है ना, तो ये फॉर्मूला को हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए ये क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलैलिटी हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे, NB 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो ज्यादा इजी होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3 दिया हुआ है, उसी को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो आइए 3 इंटू 1000 बाय कितना है 1074.5, तो ये मेरा कितना आ गया 3000 बाय 1074.5। ये आपका काम है करने का, है ना, इसे हम कैलकुलेटर में यूज कर लेते हैं। आइए, हाँ देखिए किया हुआ है, 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5 क्या होता है 2.79 आएगा, क्या आएगा 2.79 यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। तो ये मेरा हो गया क्या, मोलैलिटी। तो देख रहे हैं, मोलैलिटी दिया था, मोलैलिटी निकालना है। लेकिन आप नीट का एग्जाम दीजिएगा, जेई का एग्जाम दीजिएगा, क्या इतना लंबा प्रोसेस कीजिएगा, नहीं। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, तो एक रिलेशन होता है जो आप यूज कर सकते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलैरिटी बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू क्या, MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर शॉर्ट में बोले तो मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M मोलैरिटी, 1000 इंटू रो, रो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को, कैपिटल M मोलैरिटी को, और MB मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का। तो ये फार्मूला से आप सेम क्वेश्चन सारा डेटा पुट करके बनाइएगा, आपका सेम आंसर आएगा। ये आप पे छोड़ते हैं, आप कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे बना इस फार्मूला से या नहीं बना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, किस पे हम लोग, मोलैलिटी पे। देखिए जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना अच्छा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि क्वेश्चन बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, गिवन डेटा को लिखिए। 30 ग्राम यूरिया यानी सॉल्यूट का मास कितना, WB कितना है 30 ग्राम है, कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। अब ध्यान दीजिए, टू मेक 100 ग्राम सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम दिया हुआ है, कितना 100 ग्राम। निकालना क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी में तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 माइनस 30 कितना आ गया 70 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आइए मोलैलिटी क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 बाय W है ना। आइए निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया देखिए क्या होता है NH2 CO NH2 ये होता है, और इसका मोलिकुलर मास आएगा 60 ग्राम। आप निकाल के देखिएगा कितना आएगा 60। तो 60 इंटू WA, क्या WA किसका मास है, सॉल्वेंट का, तो कितना है 70 है, तो ये 70 हो गया। आइए इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 2 टाइम्स में कट गया, एक 0 से ये भी कट गया, 2 से डिवाइड कर दिए कितने 50 टाइम्स में, तो कितना आ गया M इक्वल टू 50/7। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मोल पर केजी, क्या है मोल पर केजी। तो ये था मोलैलिटी। देखिए नॉर्मलिटी आपके सॉल्यूशन चैप्टर में तो नहीं दिया है, लेकिन नीट वगैरह जेई बनाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 5 मिनट में इसे हम अच्छे से समझा के खत्म कर देंगे। क्या है मोलैलिटी, क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला आप याद रखिए मोलैलिटी नॉर्मलिटी का, क्या N इक्वल टू क्या WB, क्या मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू N फैक्टर बाय वॉल्यूम किसमें, लीटर में। यहां एक नया टर्म आ गया N फैक्टर। क्या होता है N फैक्टर, ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, इजी है ना। N फैक्टर देखिए क्या होता है, एक एसिड जितना H प्लस देगा उसके लिए N फैक्टर हो जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल
H2SO4, इसे आप ब्रेक कर दीजिए, क्या होगा बताइए, 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो कितने H प्लस आयन मिला, 2 ना, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस टाइप से एसिड में निकाल लेंगे। सेम अगर बेस में बात करेगा तो एन फैक्टर मान लीजिए MgOH का होल 2, तो बेस में क्या होगा, जितना OH माइनस आयन मिलेगा वही आपका एन फैक्टर हो जाएगा। तो ये टूटेगा किसमें, देखिए Mg प्लस 2OH माइनस, तो यहां पे एन फैक्टर आपका कितना हो गया, 2 हो गया, 2OH माइनस आयन मिला। इसी टाइप से एन फैक्टर अगर हम बोलेंगे सॉल्ट में, मान लीजिए AlCl3, इसमें बताइए एन फैक्टर कितना है, तो जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई एक, तब देखिए एक एल्युमिनियम में कितना चार्ज होता है, +3, पॉजिटिव देखे तो, नेगेटिव देखे तो 1 क्लोरीन पे -1, 3 क्लोरीन कितना हुआ, 3, तो यहां पे एन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। तो इस टाइप से एन फैक्टर आसानी से हम लोग निकालते हैं। और सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिए, किसका, नॉर्मलिटी का, है ना। अगर ये फॉर्मूला नहीं, कभी कभी इजी क्वेश्चन देता है, तो यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन होता है। नॉर्मलिटी इक्वल टू होगा मोलरिटी, आप अभी सीख चुके निकालने, इनटू एन फैक्टर। कभी कभी इजी में इससे आपका काम हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, क्या, नॉर्मलिटी का रिलेशन। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या, मोलरिटी तो आप जानते हैं निकालना, एन फैक्टर बताएं, एसिड में जितना H प्लस दिया, बेस में जितना OH माइनस दिया, सॉल्ट में जितना उस पर क्या होगा, पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस टाइप से आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट किए हैं फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। आप कमेंट में बताइए आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। हम पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप सॉल्व कीजिए, नहीं होता है कमेंट में बताइए, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।